घर से बाहर निकलना शुरू किया तो ऐसे लगता था हर कोई मुझे घूर घूर के देख रहा है। कई लोगों को देखा जैसे छुप छुप के मेरी फ़ोटो निकाल रहे हैं। फिर कुछ मेरे पीछे से जैसे इसको तो कैंसर हुआ है ये बताती नहीं है। बहुत अभी भी थोड़ा दुखता है, तो बहुत दुखा, तो हिम्मत करके सामना किया। मैंने कहा कि भाई तुम्हें फ़ोटो निकालो। उनसे कहा कि भाई मैं अपनी फ़ाइल तुम्हें भेज दूँ, तुम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। फिर मैंने बाद में सोचा मैं किस किस का मुंह पकड़ूंगी। मन में ये ठान लिया कि अपने कद को इतना ऊंचा बनाना है कि मुझे बेचारी बोलना क्या, मुझे किसी को सोचने की भी ज़रूरत ना हो, मेरे से मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़े। नमस्ते भावनगर, आप सबका स्वागत है नव नारायणी के और एक मज़ेदार, इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग एपिसोड में। आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम मैंने एक एडजेक्टिव के साथ रखा हुआ है, जैसे उनका नाम है अंबिका, तो मैं उनको बोलती हूँ द एम्बिशियस अंबिका टेकरीवाल। वेलकम अंबिका मैम, वेलकम। सो आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, एम्बिशियस वर्ड इसलिए मैंने डाला है इंटरव्यू में, जब जैसे हम आगे जाएंगे डेफिनेटली काफ़ी सारी बातचीत करेंगे, बट बचपन से शुरू करते हैं। अंबिका जी, आज जो मैं आपको देखती हूँ, आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप काफ़ी लेडीज़ को इंस्पायर करती है, पर हम फ्लैशबैक में जाते हैं। जो एम्बिशियस क्वालिटी है आपकी बचपन से ही है या जाते अब बढ़ते बढ़ते हुई? बढ़ते बढ़ते हुई। कॉलेज जाते जाते एक मन में ये था कि बड़े बाप की बेटी थी, लेकिन ये था कि मैं खुद से अपने पाँव पे खड़ी होऊंगी और एटलीस्ट मैं अपने पिताजी से पॉकेट खर्चा नहीं लूँगी। तो बस वहाँ से शुरू हुआ। मैं एक्टिविटी करती थी, आर्टिस्ट थी, तो एक्टिविटी सेंटर वहाँ पर भी मेरा था। तो मैं अपने पिताजी से कभी अपने पॉकेट मनी नहीं ली। राइट, सो बचपन से ही आप सेल्फ इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीना चाहती थी। जी बिल्कुल। अंबिका जी, थोड़े टाइम पहले एक बीमारी हुई आपको, जिससे जो आपका फेशियल एक्सप्रेशंस है या फेशियल पैरालाइज जिसको कहते हैं, वो डिज़ीज़ हुई, और उसके बारे में मुझे थोड़ा सा इसलिए जानना है बिकॉज़ कि ये ऐसी डिज़ीज़ है कि जो चेहरे पे दिखती है। तो जब आप उस डिसीज़ जब आपको होने के बाद जब आप रिकवर हो रही थी, ऑब्वियसली जब भी कोई मिलता है तो सबसे पहले चेहरे का एक्सप्रेशन जो है, और बहुत मुश्किल है वो फेस करना, क्योंकि हर एक इंसान आपको मिलता है तो सबसे पहले यही पूछता है क्या हुआ, और अगर क्या नहीं हुआ वो क्वेश्चन भी नहीं हो, पर किसी के भी लिए अगर आप जब आईने में अपने आप को देखते हो तो बहुत ही मतलब दर्दनाक होता है वो। तो वो कैसे हुआ आपको, आप कैसे उसमें से बाहर आई, थोड़ा सा मुझे उस बारे में जानना है। हर्षा मैम, ऐसा है कि देखिए सर्जरी तो बहुत लोगों की होती है, उससे पहले भी काफ़ी सर्जरी हुई है, लेकिन ये जो मेरा ब्रेन ट्यूमर हुआ उससे मेरी फेशियल नर्व चली गई। तो क्या होता है कि अगर आपको बड़ी से बड़ी डिज़ीज़ हो जाती है ना तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे पे आ गई है तो वो लोगों के नज़रों में आप एकदम बेचारी, ये क्या ही कर पाएगी। और ऐसा होता है कि उस समय, क्योंकि हर एक लेडीज़ के लिए उसका फेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए भी था, लेकिन बड़ी हिम्मत की। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर हुआ तो उसके कारण क्या था, ट्यूमर बहुत बड़ा होने के कारण एटलीस्ट 6 मंथ तो ऐसा था कि मैं अकेले चल भी नहीं सकती थी, और ऊपर से ये फेस घर में आने जाने, क्योंकि मैं बहुत आम औरत कभी नहीं थी। इसके पहले भी मैं नॉन गुजराती में सब मुझे जानते थे, मैं अग्रवाल समाज में बहुत एक्टिव रही हूँ, तो लोग दया दिखाने तो आते ही हैं, पूछने आते ही हैं, फिर कुछ न कुछ ऐसे ऐसे शब्द, ये बेचारी अपनी सास की इतनी सेवा करती है, ससुर की इतनी सेवा करती है, इतना सोशल वर्क करती है, इसी बेचारी के साथ ऐसा क्यों हुआ।
बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत दुखता था, तो घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया, अंदर रहने लग गई। फिर एक दिन मन में आया, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या, यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों पे भीग गए मेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने हिम्मत करके घर से बाहर निकलना शुरू किया। जब घर से बाहर निकलना शुरू किया तो ऐसे लगता था हर कोई मुझे घूर घूर के देख रहा है। कई लोगों को देखा जैसे छुप छुप के मेरी फ़ोटो निकाल रहे हैं। फिर कुछ मेरे पीछे से जैसे इसको तो कैंसर हुआ है, ये बताती नहीं है। बहुत अभी भी थोड़ा दुखता है, तो बहुत दुखा, तो हिम्मत करके सामना किया। मैंने कहा कि भाई तुम्हें फ़ोटो निकालो। उनसे कहा कि भाई मैं अपनी फ़ाइल तुम्हें भेज दूँ, तुम अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। फिर मैंने बाद में सोचा मैं किस किस का मुंह पकड़ूंगी। मन में ये ठान लिया कि अपने कद को इतना ऊंचा बनाना है कि मुझे बेचारी बोलना क्या, मुझे किसी को सोचने की भी ज़रूरत ना हो, मेरे से मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़े। बस फिर मैं लग गई। कहते ना कि सीढ़ियाँ उन्हें ही मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, लेकिन मेरी मंजिल तो आसमान थी और रास्ता मुझे खुद बनाना था। फिर सक्सेस मिले या ना मिले ये तो मेरे नसीब की बात है, लेकिन मैं कोशिश भी ना करूं ये गलत बात है। उसके बाद मेरा शुरू हुआ, मैंने एक्टिविटी सेंटर खोला। उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उस प्रोजेक्ट शुरू करने के बीच में जैसे दुनिया को टांग खींचना, या ये क्या ही कर लेगी, ये होगा नहीं, इससे ठीक से चल तो सके ना, तो ये क्या कर लेगी। बहुत कुछ लोगों ने खींचने की कोशिश की, लेकिन मन में ठान लिया कि मुझे करना है तो करना है। फिर उसके बाद से मेरी इवेंट शुरू किए, जर्नी शुरू हुई। वंडरफुल। तो आज जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, स्पेसिफिकली मैं लेडीज़ से बात करना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं हमारे फेशियल ब्यूटी को लेकर। आज जो हम बात कर रहे हैं वो इनर ब्यूटी, इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जिसका कोई तालमेल नहीं है आपके लुक्स के साथ। आजकल की जनरेशन जब फ़ोटो भी इंटरनेट पे डालती है तो हमेशा फ़िल्टर के लिए सोचती है। हम इतना सोचते हैं कि हम हमारी इनर स्ट्रेंथ है उसको दबा देते हैं। आई थिंक अंबिका जी इसका बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि अगर हमने मन में ठान लिया, आई थिंक 2-3 मिनट जो उन्होंने बात की उसमें ठान लिया वर्ड 3 से 4 बार उन्होंने यूज़ किया है। तो अगर हम मन से ठान लेते हैं कोई चीज़ तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, हम आसमान छू ही सकते हैं। अंबिका जी थैंक यू सो मच कि बहुत ही डीप बात आपने बहुत ही आसानी से कही। दूसरी बात जो आपने कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि लोग तो कहते ही रहते हैं, उनसे अगर हम अफेक्ट होने लगे तो काम कैसे कर पाएंगे। समाज में 2 तरह के नहीं, 200 तरह के नहीं, 2000 तरह के लोग होते हैं। ऐसे भी लोग होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, उनके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने किया। अब उन्होंने कैसे किया, उन्होंने बिल्कुल मेरी हेल्प नहीं की कभी भी। जब मैंने ज्वेलरी का बिज़नेस शुरू किया तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि रियल ज्वेलरी के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा देखो जॉइंट फैमिली बिज़नेस है, मुझसे तो उम्मीद ही मत करना। मैंने अपनी सारी स्त्री धन होता है ना, जो ज्वेलरी वुलरी सब बेच के फिर शुरू किया था। उसके बाद आपको पता है कि इस सीन के बाद मैं इवेंट्स करने लगी, तो एक औरत को लोग सीरियसली लेते ही नहीं हैं जब तक आप सक्सेस ना हो। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे तो शायद लोग मुझे उतना सीरियसली ले, मेरी डील हो जाएगी। तो उसने मुझे एक ही शब्द बोला कि देखो, किसी के कंधे पर सर रख के अगर आगे बढ़ना है ना, तो तुम छोड़ दो, घर में बैठो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बात मुझे इतनी लगी कि अब देखो, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू मैं देखूं तो मैं सोचूंगी देखो इसने तो मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया, नेगेटिव।
लेकिन आज मैं वो पॉजिटिव सोचूं, अगर आज उसने अपनी उंगली मुझे पकड़ाई होती ना तो मैं बिना सहारे चल ही नहीं सकती थी। और आज मैं जो कुछ काम करती हूँ खुद से करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आज भी बोलने वाले बोलते हैं, आज भी चार बातें बनाते हैं, दुनिया की आदत बनाएगी। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि हर इंसान को यही बोलना चाहती हूँ कि खूबियाँ ढूंढनी है तो खुद में ढूंढ, खामियां निकालने लोग हैं। और बढ़ना है तो आगे की ओर बढ़, पीछे खींचने लोग हैं। सपने देखने हैं तो ऊंचे देखो, नीचे गिराने भी लोग हैं। और प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं। अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने तो लोग हैं। कुछ अलग करके दिखा, फिर तालियां बजाने लोग तो हैं। वंडरफुल वंडरफुल। एक बात जो आपने कही इसमें कि औरत को लोग सीरियसली नहीं लेते जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होती, तो वहाँ बीच में मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि जब आपके हस्बैंड ने आपको कहा कि यू फाइट योर ओन बैटल, आप अपने हिसाब से लड़ो, तभी भी मन में थोड़ा सा तो खिंचाव आया ही होगा कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। और मेरा ये सवाल इसलिए अंबिका जी, बिकॉज जितने भी आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये एक सेटबैक होता ही है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिला। तो आपका ये एग्जाम्पल भी शायद इनको मोटिवेट करे कि अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो उसके बारे में बताइए। मुझे लगता है ये सारे बहाने हैं कि इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसने मुझे ये नहीं किया। अगर आप मन में ठान लो, अगर मन में प्रण कर, मैं कहती हूँ कि ठीक है उसने सपोर्ट नहीं किया लेकिन उसने रोका भी नहीं। हर एक लेडीज़ या हर एक बंदे की ज़िंदगी में होता है कि कुछ प्लस है कुछ माइनस है। आप वो माइनस देख के चलोगे ना तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए ये सोचो कि उसने नहीं किया तो उसका एडवांटेज मुझे क्या मिला। मुझे लगता है उसने नहीं किया, उसका एडवांटेज मुझे बहुत ज़्यादा मिला। और सबसे बड़े प्लस पॉइंट की बात ये है कि मेरे खुद के बच्चे मुझे सपोर्ट नहीं करते, मतलब मुझे हेल्प नहीं करते। कल को मैं ये कहती हूँ कि वो टेक के मास्टर है कि बेटा ये मेरे से नहीं हो रहा है, तुम जरा, मैं क्यों करूँ? मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। गूगल है, अपने आप देखो, सर्च करो, अपने आप सीखो। एक बार नहीं आएगा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार पढ़ो, आपको आ जाएगा। और सच में आप करोगे आपको आ जाएगा। आप किसी से सीखोगे और खुद करोगे, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, खुद सीख के। वेरी ट्रू। तो आई थिंक जब हम लेडीज़ कभी कोई ड्रीम सोचते हैं अपनी लेवल से ऊपर, कि हमारी जो कैपेसिटी है उससे ऊपर हम ड्रीम सोचते हैं, तो डरते हैं, थोड़ी झिझक होती है। बिकॉज़ हमारा कंडीशनिंग ही ऐसा है कि एक लेडीज़ है तो आप एक जेंट्स की मदद के बगैर कर ही नहीं सकते। अंबिका जी ने जो बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया पर रोका भी नहीं। और दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आपके मन में आपने निश्चय कर लिया है, इफ़ योर गोल इज़ क्लियर, आपके मन में आपने निश्चय कर लिया है तो रास्ते खुद ब खुद सामने आ ही जाते हैं। और सपोर्ट की जैसे आपने बात की कि आपके बच्चे आपको सिखाते नहीं हैं, आई थिंक कि आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है इसलिए नहीं सिखाते। एम आई राइट? बिल्कुल। जैसे मैं पहली बार यूएस गई तो मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ था। उसने एयरपोर्ट में मुझे बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानती। सीधे एक चेंज करके पहुंचना था, सीधे हम फिलाडेल्फिया में मिलेंगे, वहाँ पर तुम लिफ्ट करोगी, फिर मुझे कॉल करोगी, मैं आऊँगा, एड्रेस आपको भेज दिया है, क्योंकि डबल पैसे लगेंगे इसलिए मैं आपसे लिफ्ट लूँगा और अपने घर जाएंगे। उसके पहले मैं आपको दिखूँगा तक नहीं। तो एक बार तो लगा कि ये कैसे बोल रहा है, मैं कैसे पहुँचूँगी, लेकिन फिर पहुँच गई। फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता, नहीं अब मैं सब अकेले घूम लेती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। राइट। तो वो उनके कारण, उन बच्चों के कारण, पति के कारण, उन्होंने ही मुझे अकेले चलना सिखाया। और कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं बेचारी हूँ या मुझ में कोई कमी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा, ये भी मेरे ख्याल से जो जब आप कह रही है तब मैं उस एंगल को भी समझ पा रही हूँ कि कभी फैमिली में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, हम अगर उनको बेचारा न फील करवाए, आई थिंक वही हम कॉन्फिडेंस उनमें डाल रहे हैं।
तो ये भी हम सबको समझने की बहुत ज़रूरत है कि कभी कभी हम किसी को हेल्प करने में उनको ज़्यादा हैंडीकैप्ट कर देते हैं, तो इससे अच्छा हम उनको नॉर्मल ही ट्रीट करें कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो आई थिंक उनके अंदर भी एक जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ पाएगा। और मैं जो लोग ये देख रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी बीमार होता है या किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके घर जाके आप उसको दया से मत देखिए, उसको ये महसूस कराइए कि ठीक है, इट्स ओके, हुआ है, चला जाएगा, वापस तुम नॉर्मल हो जाओगी, तुमको क्या हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। उसको ये महसूस कराइए, उसको ये महसूस नहीं करा रही ये क्या हो गया, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि बहुत दुखता है, मैंने सहा है, बहुत दुखता है। मतलब मेरे ख्याल से मैं सच बोलूँ ना कि हमारे इंडिया में और फॉरेन में खबर जैसे कोई बीमार हो और हम उसकी जाते हैं उसकी विशेस पूछने के लिए, उसका ट्रेंड भी बहुत अलग होता है। जैसे आपने बहुत सही ये बात बोली, और आई थिंक ये मीडियम बहुत अच्छा है इस बात का माइंडसेट चेंज करने के लिए कि जब भी कोई बीमार होता है लोग आते हैं उसकी खबर पूछने के लिए, वही स्टोरी दोहराई जाती है, कैसे हुआ, एक को कहा, दूसरे को कहा, तीसरे को कहा, एंड वही पूरी वाइब्रेशंस वहीं पर रहती है चारों साइड में। तो मेरे ख्याल से अब से अगर हम किसी की खबर पूछने जाते हैं तो पॉजिटिव साइड को देखें, न कि डिगिंग करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और वही बातें घूमती रहे। आई थिंक ये भी चेंज कर, जो है ना, सामने वाला वो अपना घाव को हील ही नहीं कर सकता। हाँ। हर आदमी आके उसको खुरेद के वापस हरा कर देता है। करेक्ट। और दूसरा ये भी मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा, और इंडियन घरों में जब भी कोई बीमार होता है तो जब आप आते हो खबर पूछने के लिए तो एडवाइसेस भी मिलती होंगी, आप ये ध्यान रखना, आप ये मत करना। जी, बहुत। तो वो भी अभी तक तो कैसे डील करती हैं उनके साथ आप? ठीक है, इट्स ओके। देखिए, मैंने ये जीवन में सीखा है कि जब फालतू का बहस करके अपनी एनर्जी ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं है। सामने वाला कहता है कि तुम ये करना, ज़रूर, ओके, ठीक है, थैंक यू, बस। तो मतलब मुझे लगता है कि एक माइंडसेट जो है हमें भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब से जब हम किसी की खबर पूछने जाएं थोड़ा सा माइंडफुल रहें कि हम घड़ी घड़ी उस बात को पूछ के उसको तकलीफ़ तो नहीं दे रहे हैं इससे। और सलाह दूसरा, वो मैंने भी बहुत फेस किया है कि जब भी कोई मेजर डिजीज़ हो और काफ़ी फ्रेंड्स फैमिलीज़ जब आते हैं तो लॉट ऑफ ज्ञान जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर उसका आपने अच्छा मुझे रीज़न भी दिया कि बहस नहीं करना, ओके फाइन। सो आई थिंक वो भी एक मंत्र बहुत अच्छा है। अंबिका जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंस की बात हो गई, आपने बिजनेस किया, वो भी बात हो गई। आप जिस फील्ड में अभी हैं, मतलब आप एग्जीबिशंस करते हैं जिसमें ऑल ओवर द कंट्री से आते हैं लोग, पार्टिसिपेट करते हैं, ये बहुत बड़े लेवल का अरेंजमेंट होता है। उसमें आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी लोगों से आपका कांटेक्ट होता है। उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बीइंग अ लेडी आपको तकलीफ़ हुई या आप ये सॉल्व नहीं कर पाई, या कोई पॉजिटिव थिंग? बिकॉज जो अरेंजमेंट आप करती हैं आज 100 स्टॉलर्स को ऑल ओवर से इंडिया से एक जगह पे लाना, उनके साथ डील करना, 3 दिन का एक सेटअप करना, वो बहुत ह्यूज सेटअप होता है। और बेसिकली मैंने जब तक देखा है वो वन लेडी का काम नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ तो 1 मैन आर्मी जैसी ही बात होगी, बिकॉज उसके लिए बहुत बड़ी टीम लगती है। लेकिन मैंने देखा है कि इनॉग्रेशन में सिज़र भी आप ही अरेंज करती है, और जब आप ट्रॉफीज़ देती हैं तो वो भी स्टेज पर आप ही लेकर आती हैं। तो वो एक अकेली औरत में इतनी शक्ति कैसे आती है, और वो कैसे आप उस इवेंट को पार लगाते हैं? देखिए, जब शुरू किया था ना तो आसान नहीं था। एक तो ये छोटा शहर है, तो यहाँ बाहर के एग्जीबिटर आना नहीं पसंद करते थे कि क्या होगा, इतनी सी पब्लिक में हमारा क्या हो सकता है। तो शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। मैंने वो ढूंढ के एग्जीबिटर्स को निकाला, उनके प्रोडक्ट देखे, फिर उनको कहा तुम्हें फ्री स्टे दूंगी, तुम्हें फ्री स्टॉल दूंगी, अगर तुम्हारा लॉस होता है तो वो भी मेरा। ऐसे उसमें भी बहुत लोग नहीं आना चाहते थे कि ये फुल सीज़न है, अगर हम कारा, दीदार ऐसे एग्जीबिशंस में लगवाएंगे तो हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। तो फिर पहले कुछ एग्जीबिटर आए, मैंने ये जब विश्वास दिलाया, फिर वो मुझसे मिले, मेरे साथ रहे, तो उन्हें बहुत
होमली इन्वॉल्वमेंट दिया मैंने, तो उन्हें ऐसा लगा नहीं कि ये ऑर्गेनाइज़र है। मतलब ऑर्गेनाइज़र का मतलब थोड़ा प्राउड होगा, थोड़ा ऐसा होगा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने जैसे दूसरे घर में ही आया हूँ। और फिर मैं, आपको सबको पता है कि एडवर्टीज़मेंट में मैं अपनी पूरी जान लगा लेती हूँ। फिर जब आते हैं, जो भी है, जो लोग आते हैं उनको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, तो एक विश्वास जमता है कि इनके एग्जीबिशन में हमें अच्छा सामान मिलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते, और एग्जीबिटर्स बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेट करते हैं, तो मुझे कभी एग्जीबिटर से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप थोड़ा सा हम्बल रहो, और कभी कभी कोई एग्जीबिटर ऐसा होता है जो बेचारा कमा के नहीं जाता है, लॉस में जाता है, तो मैं फाइनेंशियली पूरी तरह सक्षम हूँ, तो मुझे नहीं ज़रूरत है मैं किसी गरीब आदमी के पैसे स्टॉल के रखूँ, या तो मैं उसको पूरे पैसे वापस देके, उसका खर्चा देके वापस भेजती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी रेपुटेशन हो गई मेरी कि इनके पास जाएंगे तो कभी ऐसे लॉस में तो नहीं जाएंगे। और अब तो अच्छा सक्सेस होने लग गया, तो कोई मेरे ख्याल से लॉस में नहीं जाता है, सब कुछ तो होके मेरे ख्याल जाते से हैं। एक अगर मैं वर्ड में बोलूं कि कोई भी बिजनेस सेटअप करना हो या उसको एकदम अप लेवल पे ले जाना हो, अपस्केल करना हो, हम्बल इज द वर्ड जो आप कहना चाहते हो बिल्कुल, कि बिल्कुल। दैट इज द की कि हम्बल रहेंगे हाँ, तो छोटा बड़ा यहाँ कोई नहीं है, सब आपके अपने ही हैं। और मैं अपने घर से चाय बना के भी, अच्छी सी चाय बना के भी लेके जाती हूँ, सबको पिलाती हूँ, तो सबको लगता है अरे ये ऑर्गेनाइज़र होके। और जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, लेकिन शायद दूसरे ऑर्गेनाइज़र के साथ ऐसा होमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता होगा। तो कई जो ज़्यादा कमा के नहीं जाते हैं, तो वो भी बोलेंगे हमें मतलब नहीं है, हम चाहे ना कमाएं, लेकिन साल में 1 या 2 बार आपसे मिलने का मौका मिलता है, तो हम आएंगे बस। वंडरफुल। अंबिका जी, एक क्वालिटी आपकी जिसकी मैं भी फ़ैन हूँ कि आप लिखते बहुत अच्छा हो, तो वो कहाँ से आया आप में? मैं पढ़ती हूँ, बचपन से ऐसे शौक था कुछ कुछ लिखने का, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि बीच में बिल्कुल छोड़ दिया था। लेकिन जब मेरे को इतना फिज़िकल स्ट्रगल हुआ, तो कभी कभी कुछ गाने सुनती थी, उससे भी थोड़ा इंस्पिरेशन। वो एक गाना था जो मैंने, जब मेरे 4 साल के जो बहुत ज़्यादा टफ पीरियड, जिसमें एक के बाद एक मेजर सर्जरी होती गई, तो वो एक गाना है, उसके 4 लाइन थे, वो मैं बार बार सुनती थी। मैं बताती हूँ। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं, सुख की है चाह तो दुख भी सहना है। तो ये मेरे को एक होप थी कि जो आज के ये जो दिन है, कल नहीं रहेंगे, कल कुछ ना कुछ कर लेंगे। और जब मैंने सोचा कि मेरी 8-8 घंटे की सर्जरी में वो बेचारे डॉक्टर जब मुझे लेके जाते हैं, तो उन बेचारों को 14-15 घंटे लग जाते हैं। तो अंदर जब खोलते हैं तो बोलते हैं बेचारे एकदम पूरा एक दिन पूरा ख़राब हो जाता है। फिर भी मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं इतनी कड़ी जान हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। वाह, वंडरफुल। तो फिर मुझे मालूम था कि मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता, लोग जितने आए बोल के जाए, एक बार दुख होता है क्योंकि हम इंसान हैं, और जब तक यहाँ पर नहीं लगेगी ना आपको, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और फिर वो जो अंदर से दुखता है ना, तो अपने आप लिखने में उभर आता है। वंडरफुल। मतलब एक आर्टिस्ट या एक लेखिका होने के लिए थोड़ा सा दर्द भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वंडरफुल। अंबिका जी, मैं थोड़ा सा आपका इंस्टाग्राम पेज भी देख रही थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें भी आते हैं आपको, बिकॉज जैसी आपकी लाइफस्टाइल है, जिस दौर से आप गुजरे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग रिलेट भी कर पाते हैं। तो वो जर्नी आपने कैसे शुरू की और उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मैंने सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन ऑफ कोर्स मैं ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर कटा हुआ है, हर जगह सर्जरी है, सिर्फ ये छोड़ के। तो बोलती शायद अच्छा हूँ, मोटिवेट अच्छा कर लेती हूँ। तो मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स थे, तो उनके कुछ ऐसे पेशेंट आते थे जो सर्जरी के लिए जाने वाले हैं, बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मेरी
फिजियोथेरेपिस्ट दोस्त है वो भी मुझे बुलाया करती थी, जैसे नीवी की सर्जरी के लिए। तो मैं मिलती थी उनसे, बात करती थी, तो उनको बहुत मोटिवेट होता था। फिर सर्जरी के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि शायद बोलना ही ज़रूरी नहीं होता है कि वो सामने वाले को देख के कि हाँ देखो इसमें इतनी हिम्मत है तो हम भी कर ही लेंगे। फिर एक दिन मैं फ़ोन में किसी को मोटिवेट कर रही थी, तो मेरे बेटे ने सुना। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आप अपना पेज क्यों नहीं शुरू करती हो, आप अपना पेज शुरू करो, शायद उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। तो बस मेरे मन में आया हाँ चलो करते हैं। तो बस ऐसे ही शुरू हो गया और 6 महीने में ऐसे 32-33 हज़ार फॉलोवर हो गए। लोग क्वेश्चन पूछने लग गए और मुझे मज़ा आने लग गया, अच्छा लगने लग गया कि अगर 100 में 2 लोगों को भी मेरी बातों से कुछ भी मोटिवेशन मिलता है, कुछ भी पॉजिटिविटी आती है, तो मेरे को तो लगता है कि भगवान ने ये बहुत बड़ा मेरे को सोशल वर्क दे दिया है। वंडरफुल वंडरफुल। तो आज की जितनी भी हम बातचीत कर रहे थे, आई थिंक अगर मैं उसको 1 लाइन में सम अप करना चाहूँ तो मेरे ख्याल से कोई भी दर्द फिज़िकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो, वो हमारे खुद के अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ से बड़ा हो ही नहीं सकता है। जैसे अंबिका जी ने अभी कहा कि माय फुल बॉडी इज़ कट, इतने ऑपरेशंस हुए हैं, एक छोटा सा अगर हमें एक फुड़की भी हुई होती है ना, तो भी हम कितना उसका इलाज करते हैं, कितनी बार उसको टच करते हैं, कितनी बार उसको फील करते हैं, अरे भाई मेरे को ये फोड़ी हो गई। और जब इतना सब सहन करने के बाद भी हम नॉर्मल रह सकते हैं, तो आई थिंक एक ही शक्ति है, दैट इज़ इनर स्ट्रेंथ। तो कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं है, काफ़ी इन्होंने भी बताया और हमने भी जो आज बातचीत की। बट बिफोर वी एंड दिस, अंबिका जी कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका हमारी ऑडियंस के लिए? जैसे ये स्पेशली नवनारायणी महिलाओं के लिए है, तो मैं महिलाओं को ही बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले एक ही चीज़ है कि दूसरों को खुश करना आप छोड़ दीजिए। क्या होता है हर्षा बहन, मैं जैसे अपने 45 की एज तक आते हैं ना, तो तब तक हम सारा दिन दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, और उसके साथ क्या होता है हमें हर बात पे मेडल चाहिए होता है। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो जाती है। फिर वो जब पूरी नहीं होती है तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं। कई बार पीछे घूम घूम के देखते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसे हुआ, इसने मेरे साथ ऐसे किया, और हम अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो खाली नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग इसी में ख़त्म कर देते हैं। जो बोलते हैं ना, भगवान ने हमें एक संपूर्णता दी है हर तरह से, हम नारी को, हम उसको खाली अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी नेगेटिविटी में सारी ख़त्म कर देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, अच्छा कई लेडीज़ को है कि उनको इनसिक्योरिटी होती है, कई लेडीज़ लगती है कि मैं तो जैसे मेरे में क्या कमी है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भगवान ने आपको मास्टरपीस बना के भेजा है, आपको यूनिक बना के भेजा है। तो भगवान जो चीज़ बनाते हैं उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। फिर आप क्यों फिर दूसरों से कंपेयर, इसके पास ऑडी है, इसके पास मर्सिडीज़ है, देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है। आपको पता है वो सामने वाला कितनी प्लास्टिक स्माइल लेके घूम रहा है, उसके जीवन में क्या क्या चल रहा है। वो एक कहावत है किसी की कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। बस इसी में जीवन ख़त्म कर देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर्षा मैम, हम लोगों को जीवन में सिर्फ 3 से 5 साल मिलते हैं जीने के लिए, 3 to 5 years। आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, 3 to 5 years। तो मैं ये बोला, जैसे हमारी एज कितनी होती है, लास्ट एज कितनी होगी आप 70। मैं कहती हूँ चलो 75 ले लीजिए आप। उसके अंदर 8 घंटा हमने सोने में बिता दिया, 25 साल निकाल दीजिए। 8 घंटा वर्किंग काम तो करेंगे कि जीविका चलानी है, 25 साल उसमें निकाल दीजिए। 4 घंटे आप समझ लीजिए मोबाइल, खाना पीना, चिट चैट करेंगे, टीवी देखेंगे, इसमें 4 घंटे निकालिए। 12.5 साल ऐसे गए। शुरू के 5 साल बचपन के होते हैं, वो निकाल दीजिए। 7.5 साल, 2.5 साल मरण में जाना, घूमने जाना, फिरने जाना, डिप्रेशन, मेरे जैसी के जैसे इतनी इलनेस है, 2.5 साल निकाले। बच्चे कितने से 5 साल। अब ये 5 साल में आप कुड़ लीजिए,
ओवर थिंकिंग कर लीजिए, इसको उसको कंप्लेन कर लीजिए, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, अपने दुख में रो लीजिए, या आप आगे बढ़ जाइए, कुछ करके दिखा दीजिए। तो चॉइस आपकी है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, और आप में उतनी काबिलियत है हर एक औरत में, जिसको कहते हैं सरस्वती का रूप, दुर्गा का रूप, अन्नपूर्णा, दुर्गा का रूप। तो आपको तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, फिर आप क्यों अपनी ज़िंदगी के वो 5 साल खो रहे हैं? वंडरफुल। आई थिंक बहुत अच्छे से आपने मैथमेटिक्स समझा दिया कि अगर मैं 75 इयर्स भी जीती हूँ तो गिने चुने फिल्टर्ड 5 इयर्स ही हैं जिसको मैं ओवर थिंकिंग में ना डालूं। और लेडीज़ की सबसे बड़ी बीमारी ओवर थिंकिंग ही होती है। आई थिंक आज का जो ये एपिसोड है देखने के बाद एटलीस्ट जो लोग हमको सुन रहे हैं वो एटलीस्ट ये कहेंगे कि आज से ओवर थिंकिंग तो मैं नहीं करूँगी, और जो 5 साल निकाल के सब माइनस करके मेरे हाथ में बचे हैं वो मैं मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में डालूंगी। थैंक यू सो मच अंबिका जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी मच।